नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एमसीक्यू का सारा सिलेबस आपसे कंप्लीट करवाएंगे। तो क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास में हमने हिंदी का सिलेबस खत्म करवाया, उससे पहले हमने हिस्ट्री खत्म किया था। आज हमारे सामने पॉलिटिकल साइंस की बारी है। तो पॉलिटिकल साइंस की हमने शुरुआत कर दी है और एमसीक्यू के हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न पे हम खत्म कर देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है कि निम्नलिखित उन विकल्पों की पहचान कीजिए, उन विकल्पों की पहचान कीजिए जिसके आधार पर किसी भी राज्य की सरकार का गठन किया जा सकता है। तो कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य की सरकार हो। यहाँ पे राज्य का मतलब वो राज्य नहीं है जिसको आप जैसे यूपी, बिहार और पंजाब इस तरह के राज्य समझते हैं। यहाँ राज्य का मतलब देश होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में जब भी राज्य की बात आए, जब भी स्टेट की बात आए, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बात किसी देश की हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर राज्य की। ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी सरकार का गठन किसी राज्य में यानी किसी देश में सरकार का गठन किस आधार पर होगा? ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि संविधान के आधार पर, दूसरा है किसी जनजाति के मापदंडों के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है किसी फरमान के आधार पर, और चौथा ऑप्शन है किसी धार्मिक समूहों द्वारा किसी को दी गई मान्यता प्राप्त के आधार पर। तो याद रखना, सरकार का कभी भी गठन होगा तो वो संविधान के आधार पर ही होगा और कोई भी दूसरा आधार हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था कि राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है? देश। तो देश का सदस्य बनना क्या है? मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है या फिर वो अनिवार्य है, या फिर दोनों में, मतलब व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या फिर वो अनिवार्य हो सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कभी भी कोई राज्य का सदस्य है ना, वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ही बनना है। मतलब वो अनिवार्य है कि उसे राज्य का सदस्य बनना ही होगा, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आधुनिक समय में राज्य के साथ-साथ उसी व्यक्ति को उसका सदस्य तो बनना ही बनना है। जैसे कि ये हमारा भारत है और भारत के लिए आपको ज़ाहिर-सी बात है, अगर जैसे कि अगर हमें भारत का सदस्य बनना है, तो वो हमारी इच्छा होगी, इच्छा नहीं होगी, हमें अनिवार्यता करनी होगी। हम बिल्कुल अनिवार्य रूप से भारत के सदस्य हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ हमें कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य भी करने पड़ेंगे इस राज्य के सदस्य बनने के लिए। किसी संगठन की विशेषता क्या होती है? अच्छा, कोई संगठन है, यानी कोई एसोसिएशन है, उसकी क्या विशेषता होगी? क्या उसमें लोगों का संगठन होगा? ठीक है। कुछ उसमें सामान्य विशेषताएं और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं क्या? मतलब उस संगठन के कुछ सामान्य उद्देश्य होंगे, कुछ विशेष उद्देश्य होगा। ठीक है। या और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो संयुक्त प्रयास करेंगे, या उपयुक्त में से सभी। देखो, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। अच्छा, इसका संबंध कुछ ऐसा है कि संगठन की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? संगठन की विशेषता होती है कि वो लोगों का समूह होता है, लोगों का संगठन होता है, और उन लोगों का अपना एक सामूहिक उद्देश्य होता है। उनका अपना एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करते हैं वो? संयुक्त प्रयास करके। मतलब सभी लोग आपस में मिल करके एक, मतलब कुछ लोगों का समूह एक जगह संगठित होगा, उनके अपने कुछ उद्देश्य होंगे, और उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए वो संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। मतलब मिल करके वो लोग इस काम के लिए प्रयासरत होंगे। जैसे कि मान लें, हम एग्जाम्पल देते हैं एक महिला संगठन का। ठीक है। एक महिला संगठन किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए वो काम कर रही है, यानी कि उनको पैसा, उनके पास कुछ पैसा है, उसे वो बचाती है, और उस बचाने के साथ साथ उस बचाए हुए पैसे का उपयोग वो अपने किसी को एक्स्ट्रा धन देने के लिए या किसी और कार्य के लिए वो उसका प्रयोग कर सकती हैं। तो उनका जो एसोसिएशन है, और इसके अलावा और भी कई तरह के एसोसिएशन होते हैं, जैसे फुटबॉल का, जैसे हम किसी खेल के एसोसिएशन की बात करते हैं, जैसे बीसीसीआई। ठीक है। जो भारत की जो क्रिकेट संस्थाएं हैं उसको चलाती है। तो बीसीसीआई क्या है? लोगों का एक संगठन है। ठीक है। उस बीसीसीआई का एक उद्देश्य क्या है कि पूरे देश में भारत की जो क्रिकेट व्यवस्था है उसको, और उसके कार्य के लिए, उसको करने के लिए वो क्या करते हैं? आपस में मिलजुल करके एक संयुक्त प्रयास करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस के आदर्शवादी राजनीतिक दार्शनिक कौन थे? तो फ्रांस के जो आदर्शवादी दार्शनिक थे, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जैसे कि रूसो, ठीक है, लेनिन, ठीक है, सुकरात और प्लेटो। देखो, प्लेटो जो है वो ग्रीक से थे, प्राचीन काल के थे। सुकरात कौन थे? सुकरात प्लेटो के गुरु थे, ये भी ग्रीक से थे, ग्रुप मतलब यूनान से। ठीक है। और ये जो लेनिन है, लेनिन कहाँ से? लेनिन रूस से है। ये रूसी क्रांति के बहुत बड़े नायक हैं। और इसके बाद हमारे पास इन चारों ऑप्शन को काटने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है रूसो का। तो रूसो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और ये इनकी फोटो है। ठीक, आप देख सकते हैं कि बड़े यंग पर्सनैलिटी है। आगे चलते हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक है, अच्छा, उदारवाद निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंध रखता है? उदारवाद यानी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म किस वर्ग से संबंध रखता है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर, सॉफ्टवेयर का एरर आ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ। तो ए हमारे पास है सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, बी हमारे पास है यानी कि आदर्शवाद, तीसरा है हमारे पास और मतलब पूंजीवाद, और चौथा है ओरिएंटलिज्म। तो इसका जो आंसर है वो है उदारवाद, यानी कि सॉरी, उसका जो आंसर है वो है पूंजीवाद।
ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उदारवाद होता क्या है। उदारवाद ये है कि उदारवाद के अंदर व्यक्तियों को मध्य में रखा जाता है, यानी कि मिडिल सेंटर में व्यक्ति को रखो और सारे अधिकार, सारे कर्तव्य, सारी चीजें उसको प्रदान की जाए। इसके अलावा जो व्यक्ति है, व्यक्ति ही यहाँ पे सबसे प्रमुख है। ठीक है, जैसे कि समाजवाद है, समाजवाद में समाज प्रमुख प्रमुख कार्य होता है, मतलब। और उदारवाद में क्या होता है, उदारवाद में व्यक्ति प्रमुख हो जाता है। समाजवाद में क्या होता है कि व्यक्ति समाज के लिए है, और उदारवाद में क्या है कि समाज ही व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पास सारे अधिकार होंगे, उसके पास ही सारी कर्तव्य होंगी। और जो उदारवाद है, समाजवाद के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर कर्तव्य की निष्ठा ज्यादा होगी। इससे क्या होगा कि वो समाज के लिए काम करेगा, और यहाँ पे क्या है, व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए काम करेगा। और वहां पे बिल्कुल सही, ऐसा ही बिल्कुल पूंजीवाद में भी होता है। पूंजीवाद का भी सेम उद्देश्य है, और उनका मतलब उनकी विचारधारा उससे काफी मिलती है। क्या क्या मिलती है, उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि कोई भी राष्ट्र, राज्य, यहाँ पे राष्ट्र की जगह पे अगर हम देश लिखते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन कोई नहीं। राष्ट्र राज्य का दर्जा कब प्राप्त कर लेता है, यानी कि कोई भी देश राज्य का दर्जा कब प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मतलब अगर वो प्राप्त कर लेता है तो वो क्या बन जाता है। कोई भी देश अगर राज्य का दर्जा प्राप्त कर ले तो वो क्या बन जाएगा। ठीक है, क्या वो कंट्री बन जाएगा, क्या वो स्टेट बन जाएगा, क्या वो नेशनल स्टेट बन जाएगा। तो वो बन जाएगा राष्ट्र राज्य, यानी कि नेशन स्टेट। अच्छा, ये जो राज्य है, जैसे बताया था कि राज्य का यहाँ पर तात्पर्य किसी देश से। तो अगर कोई देश को दर्जा मिलता है तो राज्य का दर्जा उसे कैसे मिलेगा। ठीक है, उसे राज्य का दर्जा मिल सकता है 4 कारणों से, और वो 4 कारण क्या है चाहिए। उसके पास उसकी आबादी होनी चाहिए, यानी जनसंख्या होनी चाहिए। उसके पास क्या होनी चाहिए, उनके पास एक सरकार होनी चाहिए। और चौथा क्या है उसके पास एक संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कि वो उसकी जो सरकार है वो किसी भी दबाव के साथ मिलकर के काम ना करे। तो क्या भारत 1947 से पहले एक देश था? तो हाँ, भारत 1947 से पहले भी एक देश था, लेकिन 1947 के बाद वो एक राज्य बना। क्यों? क्योंकि भारत में जो संप्रभुता थी वो 1947 के बाद ही भारत को प्राप्त मिली। ठीक है, इसीलिए भारत उसके बाद एक नेशनल स्टेट बना। उसके बाद क्या बना हुआ कि राष्ट्र राज्य बना। 1947 के बाद ही भारत एक राष्ट्र राज्य बना। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही उसे संप्रभुता की शक्ति मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने अवधि तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। अच्छा, ये प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट जो है वो भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में लिखा गया, और ये आमतौर पर उन्हें दिया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के, बिना वो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक रॉलेट एक्ट की तरह नहीं लगता, बिना दलील बिना अपील किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, बिना वकील। तो ऐसा ही कुछ प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट की तरह भी है। इसमें भी क्या है कि व्यक्ति को पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में जैसे भी लिखा हुआ है कि 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने या 9 महीने के लिए किसी व्यक्ति को जेल के अंदर रखा जा सकता है, वो भी बिना मुकदमा चलाए। तो इस आंसर में इसका आंसर है कि ऑप्शन 3, मतलब सॉरी 3 महीने के लिए, ये ऑप्शन सही है इसका, कि 3 महीने के लिए कि बिना एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर रखा जा सकता है। तो क्या ये मुमकिन है कि सरकार कभी भी किसी को कर सकती है? तो जवाब है कि हाँ, आर्टिकल 22 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक उसको जेल में रखा जा सकता है, जब वो समाज के लिए खतरा पैदा कर सके। ठीक है, और क्या 3 महीने बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 महीने बाद एक समिति बैठती है और समिति डिसाइड करती है कि क्या इस व्यक्ति को छोड़ना समाज के हित में है। अगर ये व्यक्ति छूटने के बाद समाज के लिए कोई गलत काम ना करे, मतलब फिर से कोई दंगा ना भड़काए या कुछ और कर सकता है, तो उस व्यक्ति के लिए जो उसकी जो 3 महीने की अवधि है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। और इसके लिए कोर्ट के प्रावधान होते हैं, और कोर्ट ही डिसाइड करता है कि व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, जब वो समाज के लिए खतरा ना पैदा करे तो। अच्छा, अगला सवाल है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए निम्नलिखित में से कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट के सामने पेश करना होगा? क्या 12 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में, 24 घंटे में? तो इसका जवाब है 24 घंटे में। 24 घंटे के अंदर में किसी भी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस के खिलाफ साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो कथन दिया गया है, इन कथनों को हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो ठीक है, 1949 में निर्धारित युद्ध विराम रेखा, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसको हम युद्ध विराम रेखा कहा जाता है हिंदी में, और वैसे इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, को 1962 में एलओसी कहा गया। ठीक है, 1962 में एलओसी कहा गया। क्या ये सच है? चलो हम आगे बताते हैं। ये गलत है बिल्कुल, मैं आपको यही से समझा दूं कि ये बिल्कुल गलत है। कि 1949 में तो हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध जरूर हुआ था, लेकिन 1962 के बाद इसको एलओसी नहीं कहा गया था। ठीक है, अगला सवाल, 1949 में जो युद्ध विराम निर्धारित की गई थी, निर्धारित युद्ध विराम एलओसी
जो रेखा थी, ठीक है, उनको 1962 के बाद एलओसी कहा जाने लगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने के समय क्यों बर्बाद करें जब हमारे पास आंसर मिल गया तो इसका जवाब है कि बिल्कुल सही बात है कि 1949 में जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें जब राजा हरि सिंह जी ने जब भारत के साथ मिलने का फैसला किया, उसके बाद ही भारत की सेना कश्मीर पहुंच गई और उन्होंने वहां पे मोर्चा संभाला और उसके जस्ट कुछ समय बाद ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई यूएनओ के जरिए। ठीक है, उसी जहां पे रेखा में उसमें जुड़ी हुई थी, जहाँ पे भारत की सेना पहुंच गई थी और पीछे जहाँ पाकिस्तान की सेना पहुंच गई थी, तो दोनों सेना जहाँ पे रुकी थी उस जगह को ही 1962 में और 1972 में एलओसी का दर्जा दिया गया। 1972 में क्या था, आगे आते समय में आपको पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास वही जवाब है। 1972 में ऐसे क्या हुआ था कि हमने उसके एलओसी का नाम दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन है, आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से गलत कौन सा है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ रेखाएं हैं। रेखा कौन सी है? बॉर्डर लाइन। हर बॉर्डर की अपनी अपनी कुछ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की कुछ लाइन है, भारत और चीन के बॉर्डर की कुछ लाइन है, भारत और नेपाल के बॉर्डर की कुछ लाइन है। तो उनकी जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को किस नामों से जाना जाता है? क्या डूरंडो जो रेखा है, क्या वो भारत और चीन के बीच में है? ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या बी ऑप्शन है मेक मोहन जो रेखा है, क्या वो भारत और चीन के सीमा के बीच में? तीसरा है रेड क्लिफ रेखा जो है, क्या वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है, जो गलत है, सही नहीं गलत जो है वो ये है डुरंटो रेखा। ये क्या है? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में आप ये देखेंगे छोटी सी लाइन यहाँ पे लगती है। अगर आप बॉर्डर को ध्यान से देखें तो 106 किलोमीटर का ये रास्ता है संकरा सा। यहाँ पे मैंने पिन किया है भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ठीक। अब हालांकि आज के डेट में ये कारण ऐसे कट गया है और तो हमारी पहुंच नहीं है वहां तक, लेकिन क्योंकि हम तो अपना हिस्सा मानते हैं और एलओसी को तो हम बिल्कुल अपना हम हिस्सा मानते हैं, कश्मीर को तो पूरा कश्मीर ही हमारा है, इसीलिए भारत में ये जो डुरंटो रेखा है ये भी भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर में, सॉरी अफगानिस्तान और कश्मीर के बीच में। अगला है मैकमोहन रेखा, क्या भारत? बिल्कुल है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, बिल्कुल। लेकिन रेड क्लिफ रेखा ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के मध्य भी आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील जो सिद्धांत है, इसमें कौन सा गलत है? तो सबसे पहले कि ये जो पंचशील सिद्धांत है किसके किसके बीच हुआ था? तो जो पंचशील सिद्धांत है ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। देखा, मैंने फोटो भी डाल रखी है बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, चीन की फोटो ये रही, भारत की फोटो ये रही। तो चीन और भारत के मध्य जो हुआ था पंचशील समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1954 में। इसके क्यों हुआ था? इसमें पंचशील समझौते में क्या था कि 5 सिद्धांत थी, दोनों देशों ने कहा था कि हम इसको मानेंगे। अच्छा, इसमें गलत क्या है? गलत क्या है अब बताता हूँ। ठीक है, तो पहला जो इसका ऑप्शन है ये है कि क्या एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संपूर्णता का ये सम्मान करेंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल, ये बिल्कुल था, हम एक दूसरे के अखंडता और सम्मान करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था आपसी गैर आक्रमणकर्ता, मतलब एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हमने एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे। और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में कोई किसी के हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, गलत है मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अच्छा, शांतिपूर्ण शास्त्री, मतलब आपस में मिलकर के शांतिपूर्ण रूप से करेंगे। अच्छा, इसे ये जो पंचशील समझौता है, चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ने पंचशील समझौता का सबसे पहले तोड़ा, और भारत ने चीन पर ऊपर आरोप लगाया कि पंचशील समझौता का सबसे पहले जो है वो चीन ने तोड़ा। कैसे? चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि जो दलाई लामा जो थे तिब्बत के गुरु, उनको भारत ने शरण दी, और भारत ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि 1962 में चीन ने हमारे ऊपर युद्ध कर दिया, जबकि हम हमारी कोई इस ट्रीटी को नहीं तोड़ा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके ऊपर डिटेल में हम कभी बात करेंगे जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वही इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आपको पढ़ना हो, इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इनमें से मतलब कुछ क्वेश्चन गलत होंगे और कुछ क्वेश्चन सही होंगे। पिछले वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था 1972 में क्या हुआ था, वो भी इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा। क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अगला बिल्कुल सही बात है, शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौते के तहत कश्मीर मुद्दे को आंतरिक अंतरराष्ट्रीय किसी अन्य मंच पर नहीं उठाया जाएगा। ये हमने शिमला समझौते में किया था कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं उठेगा, और कोई भी दो देश, ये मतलब हम भारत और पाकिस्तान के मध्य ही ये फैसला होगा, कोई तीसरा देश में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, मई 1999 में पाकिस्तान द्वारा 1972 में शिमला समझौते का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने कारगिल युद्ध कर दिया था और शिमला समझौता पूरी तरह से, आंसर होगा डी, मतलब सारे आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, ये शिमला समझौता क्या था?
था। तो शिमला समझौता इसलिए हुआ था कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम ये निकला था कि बांग्लादेश आजाद हो गया था, और इसकी आजादी के साथ ही जब बांग्लादेश आजाद हुआ, इसकी आजादी के साथ ही पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के समक्ष, और वो भारत की जेलों में बंद हो गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भारत के साथ समझौते के हस्ताक्षर किया था, और भारत ने शिमला समझौता करवाया था। ठीक है, शिमला समझौता, शिमला में ये अध्यक्ष है उस टाइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये हमारी राष्ट्र अध्यक्ष, सॉरी हाँ, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो ये थी दोनों दोनों के बीच में समझौता हुआ था शिमला में, तो इसीलिए यहाँ पे शिमला समझौता हुआ था 1972 में, और उसके बाद ही हमारे पास एलओसी का नामकरण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इनमें से सही कथन की पहचान कीजिए। अफ्रीका एशिया देशों में बांडुंग बांडुंग सम्मेलन के बारे में, बांडुंग सम्मेलन 1960 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1990 में राष्ट्रपति जियांग जेमिंग भारत की यात्रा पे आए थे। ये गलत जवाब है बिल्कुल। ठीक है, तीसरा है कि अफ्रीका एशिया देशों का ये जो बांडुंग सम्मेलन था 1955 में यह आयोजित किया था। बिल्कुल, देखो ये जो सम्मेलन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सम्मेलन के बाद ही लगभग नाम बनाया गया था, नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके बाद ही शुरू किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? पीछे इसका आंसर दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन है, आइए आगे चलते हैं। आइए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य है कि विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना। ठीक है, मतलब हम संप्रभुत्व बने रहेंगे। मैंने बताया था कि राज्य के जो 4 तत्व थे उनमें से एक संप्रभुता भी था, तो संप्रभुता बनी रहेगी। दूसरा क्या था? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा गठित किसी भी सैन्य सम्मेलन में शामिल खिलाफ थे। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से अपना संप्रभुत्व चाहते थे, और ये चाहते थे कि ना ये अमेरिका के साथ रहे, ना वो सोवियत संघ के साथ रहे। ठीक है, लेकिन अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों की मदद ले सकते हैं, या फिर जिनको अपनी मदद करनी हो वो इनके साथ मदद कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी संगठन में शामिल नहीं होंगे। तीसरा क्या था? गुटनिरपेक्ष ना तो तटस्थ था, और ना ही गैर भागीदारी, और ना ही अलगाववाद। अच्छा, ये शब्द को बड़ा ध्यान से समझिए। गुटनिरपेक्ष क्या था? गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन है, जैसे मैंने बताया, होता है कि आप किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप चाहे तो अमेरिका से भी मदद मांग सकते हैं, आप चाहे तो सोवियत संघ से भी मदद मांग सकते हैं, आप जिसके चाहे उससे भी इसकी मदद मांग सकते हैं। ठीक है, और ये ना तो तटस्थ था, तटस्थता का मतलब ये होता है कि ना आप किसी के साइड नहीं होंगे, ना आप ए के साइड होंगे, ना आप बी के साइड होंगे, आप बिल्कुल एकदम अपना सिंपल ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, वो ना ए के साइड है ना बी के साइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो दोनों की तरफ है। ठीक है, और ना ही गैर भागीदारी था, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से भाग ले रहे हैं। अलगाववाद भी नहीं है, हम किसी के विरोध में भी नहीं है और किसी के समर्थन में भी नहीं है। चौथा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा गठित किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने के पक्ष में। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो किसी भी संगठन में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, ये किसी भी संगठन में शामिल ही नहीं होंगे, तभी तो वो गुटनिरपेक्ष है, वरना वो गुटनिरपेक्ष क्यों रहेंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन है, अगले टॉपिक पे आते हैं। देखो, सिनोनीज, सिलोनीज और तमिल। ठीक है, ये क्या है? श्रीलंका की बोलियां हैं। बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु, ये तमिल तमिल भी है। बिल्कुल, श्रीलंका में तमिलियन भी है। तमिलियन के कारण एक आंदोलन वहां पे एलटीटी नाम का ग्रुप भी बन गया था, आतंकवादी, जिसने राजीव गांधी की हत्या करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, सॉरी अगला ऑप्शन है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच अलग अलग करता है। बिल्कुल सही बात है, पाक जल संधि जो है वो यहाँ पे है। आप ध्यान से देखिए इस नक्शे को, इसमें आपको अगर आप ध्यान से, पाक जल संधि भारत का ये रहा और श्रीलंका ये रहा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दोनों ही सही है। आगे चलते देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये जो निशस्त्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो खतरनाक हथियारों की सीमा, खतरनाक जो हथियार होंगे जैसे परमाणु बम, उनको एक सीमा रखी जाए। निशस्त्रीकरण का क्या है? खतरनाक सीमाओं की कमी की जाए। बिल्कुल सही बात है। और निशस्त्रीकरण क्या है? खतरनाक हथियारों को संभावित उल्लंघन किया जाए। ठीक है, खतरनाक जो हथियार है उनकी संभावनाओं को उन्मूलन, यानी कि उनकी कमी की जाए। सबसे
कि खतरनाक हथियार की एक सीमा हो, हथियारों की एक सीमा हो। दूसरा क्या है कि हथियार जो उनकी सीमा है उसमें भी कमी की जाए। और तीसरा क्या है, जो हथियार है धीरे 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 और बाकी लोग भी उसका हथियारों का उपयोग ना करें और धीरे 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 वो खत्म हो जाए। तो ये जो है ये निशस्त्रीकरण का एक परिभाषा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते हैं। भारत की जो निशस्त्रीकरण नीति है उसके बारे में क्या चीजें गलत हैं, ठीक है। निशस्त्रीकरण मतलब भारत ने जैसे कहा कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, इस तरीके से। 1948 में भारत ने परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल सही बात है। भारत के पास परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा था उस टाइम पर, और भारत के जो होमी जहांगीर भाभा थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस फील्ड में। 1950 में भारत के संयुक्त राष्ट्र संगठन कोष के गठन का सुझाव दिया था, ठीक है। भारत ने बिल्कुल कहा था कि आप एक कोष का गठन कीजिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है कि 1963 में परीक्षण प्रतिबंध संधि का भारत करने वाले दूसरा देश बन गया। बिल्कुल गलत जवाब है। भारत इसका पक्षधर नहीं था, हालांकि भारत को इसका साइन करना पड़ा, मजबूरी थी, ठीक है। 1954 1954 में भारत एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध करने का वकालत करता है। ये बिल्कुल सही है कि भारत बिल्कुल वकालत करता है कि होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको अब अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। अगला एमसीक्यू भी आएगा। तो आपको अगर चैनल पसंद आए, आपको टॉपिक पसंद आए तो आप इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना ही कह करके मैं इसको यहाँ रोकना चाहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं फिर।